नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बिहार में जो जातिगत जनसंख्या पर जो हाई कोर्ट ने स्टे लगाया है, रोक लगाया है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो महाधिवक्ता हैं बिहार सरकार के पीके शाही, और उन्होंने जो है अपना दलील पेश किया था। एक एनजीओ है, एक एनजीओ बोल सकते हैं या एक संगठन बोल सकते हैं, जिसका नाम है यूथ फॉर इक्वलिटी। उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया था और इसे असंवैधानिक करार दिया था, जो बिहार में जातिगत जनसंख्या हो रहा है उसको। इसके इतर एक जो है याचिका किन्नर जो समाज है उनके द्वारा भी दायर किया गया था कि एक जाति के रूप में प्रस्तुत करना किन्नर समाज को, ये भी जो है संवैधानिक अवमानना है। एक और याचिका दायर किया गया था जिसमें इस जातिगत जो जनसंख्या का जो गणना हो रहा है, इस पर रोक लगाने के लिए याचिका को दायर करके और निवेदन किया गया था सुप्रीम कोर्ट से। तीनों जो है याचिका को भेज दिया गया हाई कोर्ट को, पटना हाई कोर्ट को, और पूछा गया कि 3 दिन में जो है हमें ये बताइए कि इस पे अभी स्टे लगाना एकदम ज़रूरी है या नहीं। 3 दिन में बताने के लिए जब बताया गया, जब बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो इसकी सुनवाई जो है यहाँ पर शुरू हो गई। जब सुनवाई शुरू हुई तो लगभग 33-34 पेज का सुनवाई होने के बाद में एक बोल सकते हैं कि स्टे के लिए अंतरिम फैसला हाई कोर्ट ने सुनाया। हाई कोर्ट के जो वकील, हाई कोर्ट में जो वकील जो हैं वो है एडवोकेट अभिनव श्रीवास्तव। इन्होंने याचिका के जो पक्षकार थे उनका पक्ष रखा। महाधिवक्ता थे पीके शाही, जिन्होंने सरकार का पक्ष रखा। और इस जो केस है, इस केस में मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने रोक लगाई थी। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी दलीलें दी गई जिसके आधार पर रोक लगाई गई, और क्या आने वाले दिनों में ये रोक जो है अस्थायी तौर पर जारी रहेगा। क्या जो जातिगत जनसंख्या की जो गिनती हो रही थी वो तत्काल रद्द कर दी जाएगी और बिहार इसे नहीं कर पाएगा पूरा। ये जो आयाम है, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात आता है कि जनसंख्या की जो गिनती है वो कौन कर सकता है। तो अनुच्छेद 246 जो है संविधान का, वो स्पष्ट रूप से उसमें एक एंट्री है, एंट्री 69, क्रम संख्या 69। वो स्पष्ट रूप से ये बताता है कि जनसंख्या का जो गिनती का अधिकार है भारत में, जनगणना का जो अधिकार है सेंसस का, वो केंद्र सरकार को है। सिर्फ केंद्र सरकार ही जनसंख्या का गिनती कर सकती है। तो बात है कि फिर राज्य सरकार कहाँ खड़ी होती है, और 246 में है। तो 246 जो आर्टिकल है वो 7वीं अनुसूची की संघ सूची के लिए है। मतलब कि उसमें जो भी क्रमांक में, जो भी क्रम संख्या में जो भी एंट्रीज दिया गया है उसमें, उस पर सिर्फ और सिर्फ कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। तो इस स्थिति में यहाँ बड़ी बड़ी दुविधा की बात है कि राज्य सरकार जो है कास्ट बेस्ड सेंसस जो बोल रहा है, या कास्ट बेस्ड जो सर्वे बोल रही है बिहार सरकार, उसको ये कर पाए। तो ये था पहला। अनुच्छेद 162 का भी वो जो इंटरिम स्टे लगा है उसकी जो कॉपी है, उसमें अनुच्छेद 162 का भी जिक्र है। अनुच्छेद 162 जो है राज्य सरकार की जो कार्यपालिका है उसके बारे में जानकारी देता है। और ये राज्य सरकार की जो कार्यपालिका है वो जो है ऐसे चीज़ों के ऊपर में कानून नहीं बना सकती है, या फिर ऐसे कानून को लागू नहीं करा सकती है, या ऐसा कार्य नहीं कर सकती है जिससे जो है जिसमें जो है उसको विधायी अधिकार न हो, यानी कि जिसमें उसको कानून बनाने का अधिकार नहीं है, वो चीज़ें राज्य सरकार नहीं कर सकती है। तो ये अनुच्छेद 162 का भी जो है राज्य सरकार का जो कार्यपालिका है उसका जो है उल्लंघन है। तो 246 अनुच्छेद 246 का भी उल्लंघन हो गया, और अनुच्छेद 162 का भी ये उल्लंघन बताया है हाई कोर्ट ने।
अब आगे हम लोग चलते हैं तो देखते हैं कि इसके अलावा देखिए जो किन्नर वाला जो मामला था वो देखिए वो क्या है। तो किन्नर का जो मामला है वो है कि एक केस था 2014 का, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2014 का केस था। 5SCC 438 ये पूरा केस का नाम है। इसमें जो है किन्नर को जो थर्ड जेंडर के रूप में घोषित किया गया और इससे किन्नरों से जुड़ी बहुत सारी बातें उसमें सामने आई और हाईकोर्ट को बहुत ही ज़्यादा आपत्ति है इस बात को लेके कि किन्नर को एक जाति के रूप में बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी जो है एक किन्नर का जो आत्मसम्मान है या उनकी जो निजता है या उनका जो अधिकार है उसका जो है हनन हाईकोर्ट ने बताया है। तो एक ये केस। दूसरा, हाईकोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में ही ये बताया, स्टे लगाने वाला जो कॉपी है उसमें ये बताया कि जो एक पुट्टू स्वामी KS पुट्टू स्वामी का केस था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये आधार वाला केस है, जो हम लोगों का जो आधार बनता है उससे जुड़ा हुआ केस है 2019 का। उसके आधार पर उन्होंने बताया कि ये अनुच्छेद 21 का जो कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का गारंटी देता है, निजता, आपको मतलब पूरी तरीके से जीवन को लेकर स्वतंत्रता का गारंटी देता है अनुच्छेद 21 संविधान का। तो उसमें एक आता है, अब जैसे निजता का अधिकार को भी शामिल कर लिया गया है अनुच्छेद 21 में। तो हाईकोर्ट ने ये बोला कि ये निजता के जो है अधिकार का भी उल्लंघन है, क्योंकि KS पुट्टू स्वामी केस में दो तरह का निजता का जिक्र किया गया है। एक है इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी और एक है प्राइवेसी बाय चॉइस। तो प्राइवेसी बाय चॉइस मतलब ऐसा निजता, ऐसा प्राइवेसी, मतलब प्राइवेसी का तो मतलब आप समझ ही रहे हैं कि ऐसा निजता जिसमें हमारा चॉइस हो, जैसे हम बताना चाहें तो ही बताएं, नहीं बताना चाहें तो हमको कोई ज़बरदस्ती जो है करके कुछ न पूछे। तो भारत सरकार का जो है, भारत सरकार का जो केस है, भारत सरकार के खिलाफ में KS पुट्टू स्वामी के केस में ये बातें सामने आई थी। तो हाईकोर्ट ने इसका भी एक तरह से उल्लंघन माना है। फिर एक और बात है जिसको हाईकोर्ट ने उल्लंघन माना है, वो मैं बताता हूँ आपको। ये बात है एक्चुअली कॉन्टिंजेंसी फंड का, यानी कि संचित निधि का। जो भारत सरकार का जो संचित निधि है अनुच्छेद 268 में आता है, और एक बिहार का जो है बिहार कॉन्टिंजेंसी एक्ट भी था 1950 का, और इस पे एक कानून भी था 1953 का। तो उसमें बताया गया था कि जो भी अगर आप संचित निधि से पैसा खर्च करना चाहते हैं तो पैसा खर्च करने के लिए उसके पहले आपको बताना पड़ेगा कि ये पैसा किस लिए खर्च किए जा रहे हैं। चूँकि आप देख सकते हैं कि 500 करोड़ रुपए बिहार सरकार खर्च कर रही है और ऐसे काम के लिए खर्च कर रही है जिसका अधिकार जो है बिहार सरकार को नहीं है, वो संघ सरकार को है, यानी कि केंद्र सरकार को है। संघीय सूची का वो विषय है, यानी कि इसमें कोई अधिकार बिहार सरकार को नहीं है इस तरह का काम करना, या इनके कार्यपालिका के अधीन वो चीज़ें नहीं है। तो इसमें बोला कि ये संचित निधि के अंतर्गत जो भी फंड होता है उसका भी वायलेशन है अनुच्छेद 267, और बिहार सरकार का जो कॉन्टिंजेंसी फंड था 1950 उसका भी वायलेशन इन्होंने बताया है, क्योंकि चीज़ें स्पष्ट नहीं है कि किस लिए जो है खर्च किया जा रहा है, और इसको लेकर कोई प्रोविजंस भी इन्होंने नहीं दिया है। अब जो PK शाही हैं, जो बिहार सरकार के महाधिवक्ता हैं, उन्होंने इस मुद्दे पर क्या बोला, तो उन्होंने अनुच्छेद 37 का हवाला दिया कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए राज्य जो है डेटा इकट्ठा कर सकता है। राज्य डेटा इकट्ठा कर सकता है, सही बात है, लेकिन कास्ट बेस्ड सेंसस जो है वो नहीं कर सकता है, ऐसा हाईकोर्ट का कहना है अपना इंटरिम स्टे में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर सामने आई है। यदि हम देखें तो आप जनसंख्या के बारे में जानते ही हैं कि 2 जनवरी में और जो है अभी 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में जनगणना होना था। पहला में सिर्फ घर की गिनती की जानी थी और इसमें 17 प्रकार के सवाल थे,
इसमें एक और बात सामने आया, एक और केस का इसमें जिक्र था, खैर मैं लिख नहीं पाया उससे। उस केस में ये बताया गया है, शायद वो मुझे लगता है कि पुट्टू स्वामी केस में ही था, शायद पुट्टू स्वामी केस में ही था, जो निजता से जुड़ा हुआ है, निजता के मामले से 2019 का केस, आधार वाला केस। तो उसमें ही उन्होंने बताया कि माँ जो है, एक बच्चे की माँ जो है, वो बच्चा का जो है कोई भी निजी जानकारी किसी थर्ड पार्टी के सामने में शेयर करने के लिए, साझा करने के लिए कोई दबाव नहीं डाल सकता है, जबकि साफ तौर पे डायरेक्ट किया गया है, बोला गया है, अपना जो नोटिफिकेशन इशू की है बिहार सरकार कि भाई माँ को जो है जानकारी बताना है, या जो एल्डेस्ट लोग हैं उनको जानकारी बताना है। इसमें हाई कोर्ट ने एक और चीज़ बोला उसमें आदेश में कि ये सारा जो डेटा है उसमें साफ नोटिफिकेशन में भी लिखा गया है कि सारी राजनीतिक पार्टियों के साथ में शेयर किया जाएगा। तो इस पर भी उसने वर्ड लिखा हाई कोर्ट ने, कंसर्न। ये बहुत ही कंसर्न की बात है, यानी कि चिंताजनक बात है कि राज्य सरकार के अन्य पॉलिटिकल पार्टियों के साथ में भी ये डेटा साझा किया जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई गहरी मंशा है, छुपी हुई मंशा है। तो ये सारी चीज़ें आई। अब यहाँ पर एक टर्म आया, वो टर्म है कि यूथ फॉर इक्वलिटी। ये कौन लोग हैं और इनकी क्या जो है मंशा है, वो क्या चाहते हैं। देखिए, यूथ फॉर इक्वलिटी जो है 2006 में जो है उसका स्थापना किया गया था, और 2005 में एक आया था 93rd अमेंडमेंट, यानी कि 93वीं संविधान संशोधन। उसमें जो है जो सेंट्रल जो इंस्टीट्यूशंस था, भारतीय जो संस्थान थे, आईआईटी हो गए, आईआईएम हो गए, एम्स हो गया और जेएनयू हो गया, इस तरह का सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो, वहाँ पर जो है ओबीसी रिजर्वेशन को लागू किया गया था 27%। उससे पहले भारतीय जो है उच्चतर संस्थानों में, जहाँ पे शिक्षा संस्थान थे, वहाँ पर ये रिजर्वेशन नहीं था। इवन नीट में भी बाद में ये लाया गया अभी। तो ये 2005 में जो है मनमोहन सिंह की सरकार ने ओबीसी को वहाँ पर भी आरक्षण दिया था। इसके खिलाफ में इन्होंने 2007 में, जो यूथ फॉर इक्वलिटी है, इन्होंने 2007 में एक पिटीशन दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में, और 2007 में ही उस आरक्षण पे स्टे लग गया था। 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि 11 सदस्यीय आप संवैधानिक बेंच बनाइए और इस पर सुनवाई कीजिए। 7-4 से जो है उस संविधान संशोधन पर मुहर लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, बोला कि ये संवैधानिक है, इसमें कुछ भी असंवैधानिक का बात नहीं है। लेकिन फिर भी 4 जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ये बोला कि बड़े संस्थानों में जो आरक्षण का प्रावधान है ओबीसी को लेके, ये गलत है। खैर, इसमें एक केजी बालाकृष्णन थे सीजेआई उस समय, उन्होंने जो है अपना फैसला दिया था, और दलबीर भंडारी जो हैं, जो बाद में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के वहाँ पर सीनियर जो हैं जज भी बने, उन्होंने जो है इसका विरोध किया था। ठीक है, तो एक तरह से बोल सकते हैं कि जो यूथ फॉर इक्वलिटी है वो एक ऐसी संस्था है जो एंटी रिजर्वेशन का काम करती है, एंटी रिजर्वेशन के क्षेत्र में काम करती है। वो किसी भी रिजर्वेशन को कास्ट बेस पे सही नहीं मानती है। वो मानती है कि आर्थिक आधार पे रिजर्वेशन दिया जा सकता है, हालांकि उसका भी क्लियर उनके पास में वो नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं कि रिजर्वेशन जो है वो हमारे देश के लिए सही नहीं है। अब जो है इन्होंने जो है ईडब्ल्यूएस जब आरक्षण आया 2019 में, इसका भी इन्होंने विरोध किया और पीआईएल दायर किया, और अभी इसका सुनवाई चल रहा है। 5 सदस्यीय बेंच जो है इसका सुनवाई कर रहा है। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो मामला था 90s के दशक का, 1993 का था आई थिंक, तो उसमें बोला गया था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं लागू किया जा सकता है। तो इसका हवाला देके भी इन्होंने ये याचिका दायर की थी। इसके अलावा 2014 में मराठा जो आरक्षण है उसका भी इन्होंने मुखर विरोध किया था, और उसके खिलाफ भी याचिका दायर की है। अब जो है बात ये भी है कि जैसे अखंडता और सुरक्षा के खिलाफ में कास्ट सेंसस को कहा जा रहा है, और यहाँ पर जो बात है जो आकर फंस गई है वो है आर्टिकल 246 में,
चूँकि आर्टिकल जो 246 है वो साफ साफ अपने शब्दों में 69वीं क्रम संख्या में ये बोलता है कि सिर्फ संघ को जो है किसी भी तरीके का जनगणना का अधिकार है, और कास्ट को लेके जो जनगणना है उसका तो कहीं पे जिक्र नहीं है। यानी कि संविधान में सीधे स्टेट को खारिज कर दिया गया है जनगणना करने के लिए, जबकि इनका नोटिफिकेशन में कास्ट बेस्ड सर्वे लिखा गया था। सर्वे शब्द पर भी आपत्ति दर्ज कराया गया जो याचिकाकर्ता हैं उनके वकील के द्वारा। उन्होंने बोला कि सर्वे जो होता है एक अपना मतलब आप थोप नहीं सकते हैं। एक तरह से सर्वे जो होता है वो 10-20 लोगों के बीच में, 100-200 लोगों के बीच में, 1,000 लोगों के बीच में उनका मनसा पूछा जाता है कि आपका इस बिंदु पर क्या कहना है, आपका क्या मत है। वो ऑब्लिगेटरी नहीं होता है, बाध्यकारी नहीं होता है कि आपको बताना ही है कि ये चीज़ में आप कौन सा एंट्री डालेंगे। जैसे 17 जो क्वेश्चंस है उसमें कास्ट का भी है कि कास्ट में इसमें कौन सा कास्ट है आपका, ये भी बताने का हमको कृपा करें। तो सबसे ज़्यादा जो मामला फंसा हुआ है वो है कि संघ सूची में जो है जनगणना का प्रावधान है, तो राज्य जो है जनगणना कैसे कर सकती है। राज्य को जनगणना करने का अधिकार नहीं है, तो इस मामले में जो है पेंच है बहुत। इसके अलावा जो बोला गया कॉन्टिंजेंसी फंड वगैरह और किन्नर का जो मामला है उस मामले में भी पेंच है, लेकिन सबसे जो बड़ा पेंच है वो है कि संवैधानिक रूप से राज्य सरकार को जातिगत, वो तो जनसंख्या पहले गिनने का अधिकार नहीं है। दूसरी बात है कि जातिगत जनसंख्या गिनने की तो कहीं बात ही नहीं है, क्योंकि 246 में इवन जो केंद्र सरकार है उसको भी जातिगत जनगणना गिनने का अधिकार नहीं है। और इसका हवाला ये भी दिया गया है कि इससे जो है समाज में जातिवाद राजनीति बढ़ेगा, सौहार्द खराब होगा और चीज़ें जो है पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से बहुत ही ज़्यादा विकट होगी हमारे आगे आने वाले भविष्य के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी, ये पूरा डिस्कशन था जो हमने आपके साथ में किया। धन्यवाद।